A very good morning to all of you. I am Aditya Prakash Gray and now you are watching my channel Aditya Study Point. जैसा कि इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे 5 पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। 5 पार्ट तक आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग देखे होंगे और ये 6वां पार्ट है या फिर इसको एक दूसरे चैप्टर के रूप में हम देखते हैं, ठीक है। चूँकि NCERT जो है उसके अनुसार ये 2 चैप्टर को एक ही में कंबाइन कर दिया गया है, लेकिन जो पुरानी किताबें हैं या कुमार मित्तल की हैं जिससे आप लोग पढ़ते हैं, ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, उस किताब में जो है ये दूसरे चैप्टर के रूप में दिया हुआ है। गॉस की प्रमेय और उनके अनुप्रयोग इस तरह से कुछ करके दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ये दूसरा चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तो आप लोग अपने कॉपी में 2nd चैप्टर डाल करके हेडिंग अच्छे से लिखो, ठीक है। और उसके बाद आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले गॉस के प्रमेय को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ विशेष चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे समतल कोण क्या है, घन कोण क्या है और फ्लक्स क्या है, ये सब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग गॉस के प्रमेय को पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोगों को ये 3-4 चीज़ें हैं जो हम लोग को पढ़नी ज़रूरी है और इसको आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद ही कोई गॉस की प्रमेय आप लोग पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या डालते हैं, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल चुके होंगे। और उसके बाद क्या है कि समतल कोण, सबसे पहले हम लोगों को समतल कोण हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। क्या है समतल कोण, ठीक है। कोई आप वृत्त ले लेते हैं, वृत्त ऐसे कोई भी वृत्त ले लिया आपने, ठीक। वृत्त आपने ले लिया, अब इसके परिधि पर, परिधि क्या है भाई, जैसा कि बायो के कुछ बच्चे होते हैं जिनको मैथ की हल्की फुल्की चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। तो एकदम इजीली तरीके से समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, समझ में जरूर आएगा, ठीक है। परिधि क्या होता है भाई, वृत्त की परिधि जो ये है ना, चूँकि फिजिक्स 12 में फिजिक्स बायो वाले बच्चों को भी पढ़नी पड़ती है, इसलिए उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसलिए देखो, परिधि इसको ही कहते हैं, जो वृत्त के बाहर है इसको परिधि बोलते हैं, ठीक है। इस पर अगर हम कोई 2 बिंदु अगर ले लेते हैं और ये केंद्र है, ठीक है, इसके द्वारा केंद्र पर ये जो घिरा भाग है ये क्या है, थीटा है, ठीक। और यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी को मान क्या लेते हैं भाई हम लोग, यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग s मान लिए, ठीक है। और ये क्या है, इसको त्रिज्या है तो इसको r से ही मानते हैं भाई, r मान लिया हमने, ठीक है। तो जो इसका सूत्र क्या होता है भाई, कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या होता है कि नहीं होता है, होता है ना। कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, ठीक। कोण क्या है भाई, थीटा है, इज इक्वल टू चाप क्या है, चाप को हमने माना है यस, माना है यस, ले लो भाई यस, अपॉन में त्रिज्या क्या है, आर है, आर ले लो। अब अगर हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन फॉर्म अगर देखते हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को, डिफ्रेंसिएशन फॉर्म में हम लोगों को क्या मिल जाएगा, डिफ्रेंसिएशन फॉर्म में हम लोग को मिल जाएगा डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाई आर, ठीक है। अब अगर हम इसका होल इंटीग्रेशन अगर हम कर देते हैं, ठीक है। अब होल इंटीग्रेशन क्या है, ये आप लोगों को नई चीज़ है, ये नई चीज़ है, इसको आप लोगों को जानना पड़ेगा क्या है, ठीक है। जैसा कि अवकलन समाकलन में बहुत बच्चों को दिक्कत होता है, बायो के बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने फिजिक्स संबंधी मैथ नाम का एक नहीं बल्कि 2 वीडियो अपलोड कर दिया है पहले ही, ठीक है। आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, उसमें प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है ये वीडियो। इन दोनों को जब आप देख लेंगे तो एकदम मतलब उम्मीद है कि आप लोग आराम से अवकलन समाकलन समझ जाओगे, ठीक है। सब चीज़ें नहीं समझ पाओगे चूँकि मैथ्स नहीं पढ़ते हो, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप लोगों का क्लियर हो ही जाएगा, तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें आप लोग आराम से कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। चलो, हवा भी बहुत तेज चल रहा है। होल इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन को ऐसे हम लोग लिखते हैं, कैसे, ऐसे, ठीक है। होल इंटीग्रेशन है, होल इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ डी एस अपॉन डी आर, ठीक है। अब होल इंटीग्रेशन क्या है भाई, यस है, इतने ही दूरी के लिए है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए है, ठीक है।
अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते तो यहाँ से यहाँ तक की ही दूरी का करते, ठीक है। लेकिन होल इंटीग्रेशन कर दिया है मैंने, ठीक है। होल इंटीग्रेशन के लिए पूरे परिधि का आ जाएगा उसमें, ठीक है। अगर हम कोई फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो पूरे परिधि का लगाएंगे, ठीक है। तो होल इंटीग्रेशन हमने कर दिया है, तो यहाँ पर क्या हम लोग को मिल जाता है भाई, डी थीटा इज इक्वल टू, मिल क्या जाएगा 1/r इंटू यस, डी एस रहेगा, ठीक, डी एस आर है उसी तरह से रहने दो। होल इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, थीटा ही मिलेगा, ठीक है। थीटा ही ना मिलेगा यार, थीटा मिलेगा। यहाँ पर क्या है 1/r आ गया इंटू यहाँ पर क्या है डी एस। वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। तो अब यहाँ पर करना क्या हम लोगों को, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, कैंसिल कर दो यार, कैंसिल हो गया, ठीक। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 2π, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, होल इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू 2π, ठीक है। क्वेश्चन इस पर आते हैं, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जिस तरह के आते हैं मैं आप लोग को बताऊंगा। और हो सकता है कि जब सारे पार्ट इसके ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल का क्लास अलग से लाऊंगा, तो उसमें सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। तो उसमें आप लोगों का जितना भी दिक्कत है सब सॉल्व हो जाएगा। इसको पहले अपने कॉपी में आप लोग नोट कीजिए अच्छे से, हेडिंग डाल करके, ठीक है, सुंदर सुंदर तरीके से। तब तक इसको मिटा देते हैं और इसके बाद देखते हैं क्या घनकोण, ठीक है। इसको पहले आप लोग नोट कीजिए। चलो अब पढ़ते हैं घनकोण क्या है, ठीक है। चूंकि आप लोगों ने समतल कोण में आपने पढ़ा था वृत्त में, लेकिन घनकोण जो है ये हम लोग गोले में पढ़ते हैं, ठीक है। किसमें, गोले में पढ़ते हैं। ऐसे कोई गोला है, ठीक है, इसके पृष्ठ से वृत्त पर बने कोण को क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। अब चूंकि ये पृष्ठ है, ठीक, पृष्ठ है, तो इसलिए इसको ये मान सकते हो क्षेत्रफल, हाँ मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो। इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर होता है। W इज इक्वल टू क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। W इज इक्वल टू होता है क्षेत्रफल, हमने क्या माना है, ए माना है, बटे त्रिज्या है, त्रिज्या r है, r का स्क्वायर कर दो भाई, r का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इसका अगर हम डिफ्रेंसिएशन फॉर्म अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखेंगे भाई, आर स्क्वायर, इतना हो गया। अब ठीक जैसे इसके पहले हम लोगों ने किया था, होल इंटीग्रेशन किया था, उसी तरह से इसमें भी होल इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। होल इंटीग्रेशन करोगे तो भाई क्या हो जाएगा, पूरे क्षेत्रफल के लिए हो जाएगा, तो जो गोले का क्षेत्रफल है पूरा निकालेंगे, ठीक है। तो होल इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन होल इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब जो क्षेत्रफल है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 4πr स्क्वायर। कई लोगों ने बोला भी होगा क्या होता है, 4πr स्क्वायर गोले का क्षेत्रफल है। जिसको नहीं पता है वो लोग देख लेंगे, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा भाई, होल इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r स्क्वायर। इसके पहले जिस तरह से कॉमन निकाले थे यार, उसी तरह से कॉमन निकालो, उसके बाद डी, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर है, यहाँ पर इंटू हो गया 4πr स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पर हम लोग को क्या मिल गया भाई, यहाँ पर मिल गया 4π, इतना मिला। और उस वाले में क्या मिला था भाई, उस वाले में हम लोग को 2π मिला था, इसमें 4π मिला है। दोनों में अंतर जान गए, तो इसको आराम से नोट कीजिए, ठीक है, अच्छे से सुंदर तरीके से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लक्स क्या होता है, ठीक है।
इसको पहले नोट करो। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन आप लोग जानिए, ठीक है। किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किस प्रकार से भाई, उसको जानो पहले, ठीक है। मान लो कोई आवेश तुमने रखा Q, ठीक है, Q आवेश आप रख दिए, ठीक है। इसकी जो वैद्युत क्षेत्र है इस तरह से है, ठीक, ये है वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं है ना। अब यहाँ पर हमने कोई पृष्ठ रख दिया भाई, कोई हमने पृष्ठ रख दिया। अब इसमें से जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं इनको कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं हैं इनकी संख्या जो है वही फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, फ्लक्स। इसमें से एक गुजर रहा है, दो भी गुजर सकता है, तीन भी गुजर सकता है, जितनी भी बल रेखाएं गुजरती हैं उनकी संख्या को ही क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। और किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से जब गुजरता है तो, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि क्षेत्रफल इसमें क्या है। अब क्षेत्रफल का जो दिशा होता है वो किस तरफ होता है, क्षेत्रफल में भी एक दिशा होती है। जो दिशा होती है वो क्षेत्रफल के लंबवत होती है। जैसे मान लो ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा आपके मुंह की तरफ है, सीधे एकदम लंबवत, ठीक है। जैसे मान लो ये एक क्षेत्रफल है, हमने ले लिया, एक डिब्बा है, ठीक है, डिब्बा है, इसका क्षेत्रफल है। अब इसकी दिशा क्या है, इसके लंबवत, सीधे एकदम ऊपर की तरफ, ठीक है, लंबवत। इसी को, यही है इसकी दिशा, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे, फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, फाई से प्रदर्शित करते हैं इसको, ठीक है। मैंने कहा कि किसी क्षेत्रफल से, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से गुजरने वाले क्या कहा जाता है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो E किसी क्षेत्र में और ये A, ठीक है, E इंटू A होता है, इसका फॉर्मूला होता है। क्या है ये, फॉर्मूला है, ठीक। अभी इसको आगे और बताते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक है। अभी आप लोगों को लग रहा है मुझे कि समझ में नहीं आया होगा, क्लियर तरीके से नहीं समझ में आया होगा, और समझाते हैं इसको, ठीक है। पहले इतना आप लोग नोट कीजिए, ठीक है, इसका डेफिनेशन और ये फॉर्मूला आप लोग नोट कीजिए। चलो, मैंने कहा कि किसी क्षेत्रफल से ना, बना लो भाई, अब समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर है, ठीक है। चलो, ये है। अब क्षेत्रफल की दिशा किस तरफ होती है भाई, ये जो है लंबवत होता है ना, दिशा लंबवत होती है, ये लंबवत है, ठीक। अब इसमें से हम किसी वैद्युत क्षेत्र को, इसमें से कोई वैद्युत क्षेत्र जा रहा है, किधर है, वो भी सीधे है, ठीक है, लंबवत है इसके, ठीक, यहाँ से गया ऊपर की तरफ है, वैद्युत क्षेत्र है ये, ठीक, वैद्युत क्षेत्र। ये भी क्या है, ऊपर की तरफ है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू A, ठीक। अब वही यहाँ पर अगर कोई हम क्षेत्रफल ले लेते हैं, ठीक, ऊपर की तरफ है, A है, ठीक है, इसमें से ऐसे जा रहा है, ठीक, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, थीटा एंगल पर है, ठीक है। इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है वो क्या है, थीटा है, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे थीटा कोण बन रहा है ना, एंगल दोनों के बीच में थीटा है। जब थीटा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू EA कॉस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, एकदम अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, ठीक है। अब थर्ड पर हम लोग क्या जानते हैं, थर्ड पर वैद्युत फ्लक्स जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, वैद्युत फ्लक्स कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, शून्य हो सकता है पर ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है, शून्य हो सकता है पर ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो क्या कहता है मात्रक है, फोर्थ पर हम लोग मात्रक इसका देखते हैं। तो मात्रक क्या है भाई, इसके फॉर्मूले से आप लोग मात्रक निकालिए, कुछ लोगों ने निकाल लिया होगा, ठीक है। इसका मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। इसका मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
इसके फॉर्मूले से आप लोग आराम से इसका मात्रक निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब अधिकतम फ्लक्स और न्यूनतम फ्लक्स कहाँ कहाँ होता है, किस तरह से रहता है, क्षेत्रफल से किस तरह से वैद्युत क्षेत्र कितने एंगल पर रहता है कि अधिकतम होता है फ्लक्स, और कितने एंगल पर रहता है कि न्यूनतम होता है, ये सब भी जानेंगे। ठीक है, और सबसे पहले इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक, अधिकतम वैद्युत फ्लक्स जो है, ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं भाई? फाई मैक्स से ही तो लिखते हैं। ठीक है, फाई मैक्स से लिखते हैं। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जानते हो क्या करना पड़ेगा, जो थीटा है इसको शून्य करना पड़ेगा। जैसे कि क्षेत्रफल इस दिशा में है और इसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र भी है, तो इनके बीच में जो एंगल जो बन रहा है, एंगल 0 का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। तो कॉस 0 का मान क्या होता है? 1 होता है भाई। तो इसलिए ई ए कॉस थीटा से, थीटा के जगह पर 0 अगर लिख देते हो तो ई ए कॉस 0 हो जाएगा, 0। ठीक, अब 0 का क्या होता है? 1 होता है, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को? ई ए। ठीक है, फाई मैक्स जो है क्या हो गया? ई ए। अब फाई मिनिमम अगर हम लोग निकालते हैं तो मिनिमम क्या है भाई? फाई। अगर हम लोगों को ये निकालना है तब क्या करेंगे भाई? तो इसको 90 डिग्री पर जब हम रखते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पर, जैसे मान लो वैद्युत क्षेत्र या फिर क्षेत्रफल इस दिशा में है और वैद्युत क्षेत्र ऊपर की दिशा में, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। तो ई ए कॉस 90 का क्या होता है भाई? 0 होता है। तो फाई मिनिमम हम लोग को क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा ना। फाई मैक्स ई ए है, फाई मिनिमम क्या है? 0 है। तो फाई हम लोग कह सकते हैं फाई बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे हम लोग? फाई बिलोंग्स टू 0 टू ई ए। ठीक है, इतना लिख सकते हो? लिख सकते हो। बायो वाले बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या लिख दिया इसने। मतलब इसका मतलब ये है कि फाई जो है 0 से ई ए के बीच में ही रहता है, उससे ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। जैसा कि मैंने कहा ना कि निगेटिव नहीं होता है, 0 हो सकता है। फाई जो है निगेटिव नहीं हो सकता है लेकिन 0 हो सकता है। इस बात से ये क्लियर होता है। ठीक है, क्योंकि 0 है। न्यूनतम क्या है भाई? 0 ही तो है। 0 से नीचे नहीं ना जाएगा, निगेटिव नहीं होगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय, या उससे पहले हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस पे। ठीक है, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे गॉस के प्रमेय पे। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक, क्या करते हैं? क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? चलिए एनसीईआरटी का ही कोई देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, इजी भी, आप लोग समझ भी जाओगे। और इसके बाद जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो एक न्यूमेरिकल का आप लोगों के लिए अलग से लेक्चर आएगा, उसमें आप लोग सारे न्यूमेरिकल आप लोग आराम से देखिएगा। 1 या 2-3 जितने भी हो पाएगा मैं आप लोगों को लेक्चर दे दूंगा उसका। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? वैद्युत स्थितिक क्षेत्र वेक्टर E इज इक्वल टू दिया है, दिखाई दे रहा है ना? हाँ चलो, वेक्टर E इज इक्वल टू दिया है 2i + 4j + 7k कैप। ठीक है, 2i कैप + 4j कैप + 7k कैप। ठीक है, से रखने पर पृष्ठ वेक्टर A इज इक्वल टू 10j कैप से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? वेक्टर A इज इक्वल टू दिया है 10j कैप, यानी E भी दे दिया है, A भी दे दिया है। वैद्युत फ्लक्स हम लोगों से पूछ रहा है कि कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई? मार्कर गड़बड़ है। चलो, फाई इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था E A। ठीक है, अब चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में दिया है, वेक्टर, इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। तो फाई इज इक्वल टू हम लोग को मिल क्या जाएगा? मिल जाएगा 2i कैप। ये मान जो है पूरा इसमें पुट कर दो। ठीक,
पुट कर दोगे तो मिलेगा क्या, जो लिख रहा हूँ वही तो मिलेगा, ठीक है। इनटू यहाँ पर क्या है भाई, ए है, ए का मान कितना दिया है 10j कैप, ठीक। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करोगे भाई, क्लास 11th में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था वेक्टर, ठीक है। उसमें वेक्टर में क्या दिया था कि यहाँ पर अगर 10j है, जे कैप है, तो जे कैप का जे कैप में ही मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर जे कैप की जगह आई कैप अगर दे देता तो आई कैप में ही मल्टीप्लाई करते, बाकी ये जीरो हो जाता ना। उसी तरह से इसको भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं उसका डेरिवेशन आप लोगों को करके दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये दूसरा चैप्टर चल रहा है। अगर उसका डेरिवेशन मैं यहाँ पर अगर करने लगा तो हो चुका, ठीक है। इसलिए इतना आप लोग जानो, ठीक है। 40j कैप आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको हटाओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, प्रति कूलम आ गया। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया 40 कैसे आया, 40 कैसे आया, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 10 है, मल्टीप्लाई हुआ 40 आ गया, ठीक है। इतना बात आप लोग को समझ में आया? समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो वेक्टर इस समय चूँकि हाँ क्लास 12 में वेक्टर है और मैंने वेक्टर का लेक्चर अपलोड किया भी हुआ है, वहाँ से आप लोग वेक्टर भी देख सकते हो ठीक है। जितने भी ज़रूरत है सब आपको मिल चुकी है, ठीक है। इसमें वेक्टर का यूज है, वेक्टर भी मिल गया है, इंटीग्रेशन भी है, डिफरेंशिएशन भी है, सब मैंने अपलोड कर दिया पहले से ही, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय, ठीक है। गॉस का प्रमेय क्या है भाई, सबसे पहले एक कोई बंद पृष्ठ ले लेते हैं, कोई गोला है, ठीक है, गोला है, इसमें क्यू है, ठीक। अब इसके चारों तरफ जो है आप लोगों ने पढ़ा है वैद्युत बल रेखाएं होती हैं कि नहीं होती हैं? होती हैं ना, खुद से बोलो भाई, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, खुद से बोलो, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, होती हैं भाई। ये एक बंद गोला है, इसके अंदर एक आवेश है, आवेश हमने रख दिया, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि इसके चारों तरफ वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। अब किसी पृष्ठ से जब वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं तो उसको बोलते क्या है, बोलते हैं फ्लक्स बोलते हैं। इसी लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा है भाई, चौंको मत, ठीक है। इस तरह से चौंक जाते हो तुम लोग यार, सोचने पे एकदम यार मजबूर कर देते हो। देखो ये एक पृष्ठ है कि नहीं है, पृष्ठ है ना, पृष्ठ है, यानी ये कोई क्षेत्रफल है। अगर कुछ दूर अगर हम घेर देते हैं तो ये एक क्षेत्रफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब इसमें से जब वैद्युत बल रेखाएं जब गुजर रही हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, बोलेंगे फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। तो किसी बंद पृष्ठ के भीतर जो उपस्थित फ्लक्स है उसके अंदर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। डेफिनेशन क्या बोलोगे, डेफिनेशन मैंने जो अभी को बोला है उससे ही तुम लोग अपने कॉपी में नोट कर लो। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स क्या है भाई, यही तो है, कुल वैद्युत फ्लक्स, तथा इस बंद पृष्ठ के भीतर जो आवेश है ये इस फ्लक्स के 1/ε0 गुना होता है। फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हो, फाई से, ठीक है। अब बंद पृष्ठ के अंदर क्या है, क्यू है, ये फ्लक्स के बराबर होता है लेकिन 1/ε0 गुना, ठीक है। यानी जो फाई है क्या लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, ठीक है। ये आवेश का 1/ε0 गुना बराबर होता है फ्लक्स के। इतना आप लोगों को समझ में आया? नहीं समझ में आया अगर तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, थोड़ा सा, ठीक है, 1-2 मिनट पीछे करो, फिर स्टार्ट करो, फिर देखो, फिर समझ में आएगा। आएगा क्यों नहीं यार, अच्छे से अगर पढ़ोगे तो एकदम अच्छे तरीके से आएगा, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स इसे ही कहते हैं, ठीक है। अब ये आया कहाँ से है, इसका निगमन हम लोगों को करना है, ठीक है। निगमन करोगे आया कैसे, ये जानना जरूरी है ना भाई। फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, आया कहाँ से है, आखिर में ये है, तो कुछ सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा ना, या फिर वैसे कुछ भी बोल दोगे तो फॉर्मूला नहीं ना हो जाएगा, आप लोगों को सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है।
और इसका जो फॉर्मूला है इसको सिद्ध करने के लिए कभी कभी एग्जाम में दे भी देता है, ठीक है, कि इतना आप लोग सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करके लाना है, उसके पहले आप लोग इसको नोट कीजिए और उसके बाद हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है, निगमन उसका करेंगे। ठीक, सबसे पहले इसको आप लोग नोट कीजिए। चलो, गॉस के प्रमेय का जो निगमन है इसमें वैद्युत फ्लक्स का एक बहुत ही अहम योगदान है। तो सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स लिख ही लो अच्छे से, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, इतना लिख लिया आपने, ठीक है, इतना आप लोगों ने लिख लिया। ठीक, चलो, वैद्युत फ्लक्स आप लोगों ने लिख लिया। अब एक फिगर पहले इधर बना लो किनारे कॉपी में अपने, ठीक है। ये कोई गोला है, इसके अंदर आवेश है और इसके बीच की जो दूरी है ये आर है। रुको, थोड़ा डार्क पेन से करते हैं। पेन कहाँ गया भाई? चलो इधर, चलो, ये एक गोला है, बीच में आवेश Q है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है? R है, ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी R है। अब आवेश Q के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र आवेश या फिर प्लस Q आवेश के कारण, दिखाई दे रहा है यार? चलो, हाँ, आवेश Q के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो भाई। तो मान लो यहाँ पर हमने कोई ऐसे, ठीक है, कितना ले लिया, ये इससे स्पर्श रेखी है, ठीक है, स्पर्श कर रहा है। ठीक, यहाँ पर क्या है, इसका जो क्षेत्रफल है इसके लंबवत होता है। ये एक क्षेत्रफल है, इसकी दिशा इसके लंबवत होती है, ठीक है, तो ए इसके लंबवत हो गया। ठीक, अब जो वैद्युत क्षेत्र है प्लस Q है, ये प्लस Q है तो बाहर की तरफ होगा ना, तो यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्र E है वो भी बाहर की तरफ होगा। एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का। यहाँ पर करो यार या यहाँ पर करो, कहीं भी करो, बात तो एक ही होगा ना। क्या होगा? E और जो क्षेत्रफल है A, दोनों के बीच में जो एंगल है 0 का ही तो है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लोगों को पता था, E इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। इतना पता था, नोट कर लो। ठीक है, अब जो वैद्युत फ्लक्स है इसमें E का मान पुट करते हैं। जब वैद्युत फ्लक्स हम लोग को क्या मिला था भाई? E A cos थीटा, इतना मिला था। इसमें E का मान जब हम लोग पुट करते हैं, मार कर यार बड़ा दिक्कत करता है। चलो, इसमें जब हम लोग E का मान जब पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग मान लेते हैं DA। छोटी सी दूरी है, कुछ छोटा सा क्षेत्रफल है बस, ठीक है, ये बस छोटा सा क्षेत्रफल है, इसलिए DA हम लोगों ने मान लिया। यहाँ पर A है तो इसको हम लोगों ने DA कर दिया। अब कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा एंगल कितना बना रहा है? थीटा का मान 0 है। कैसे 0 भाई? बताना जरूरी है। देखो, क्षेत्रफल भी इसी दिशा में है, E भी इसी दिशा में है, ठीक है। जब दोनों एक ही दिशा में है तो एंगल कितना बनेगा यार? 0 ही तो बनेगा, ठीक है। 0 बनेगा तो cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है ना। अब इतना तो पता होगा क्योंकि आप लोग क्लास 12 में हो, इतना तो पता होना ही चाहिए। इतना आप लोगों को पता है तो cos 0 का मान होता है 1 होता है, उसको वहीं पे छोड़ दो। ठीक, ये एक छोटी दूरी के लिए है, ठीक है, छोटा सा क्षेत्रफल है। तो अगर आप लोगों को पूरा, अगर गोले का क्षेत्रफल अगर आप लोगों को प्रदर्शित करना है, पूरे गोले के क्षेत्रफल को आप लोगों को दिखाना है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई? होल इंटीग्रेशन लगाओ, जैसे इसके पहले आप लोगों ने लगाया था कि नहीं लगाया था? होल इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर D रहेगा, तुम लोग बोलते नहीं हो यार, नोट कर लेना, D है, ठीक है, D फाई। ठीक, होल इंटीग्रेशन ऑफ D फाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा भाई? 1/,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू, यहाँ पर लगा दो भाई, ठीक है। एक स्टेप छोड़ करके मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। एयर कैलकुलेशन किया करो, सबसे पहले यहाँ पर रहेगा होल इंटीग्रेशन, लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे तो ये इतना बाहर कांस्टेंट के रूप में आ जाएगा, ये अंदर बच जाएगा, ठीक है। इसका जब आप लोग होल इंटीग्रेशन करोगे तो उसका क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है यार, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर डी फाई, जब आप लोग होल इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर अपॉन क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई, क्या था सूत्र, क्या था 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोग को दिख क्या रहा है, दिख रहा है 4 पाई है, यहाँ पर भी 4 पाई है, कैंसिल करो यार दोनों को, झूठी में सब इतना दूर तक सब आ गए, ठीक है। यहाँ पर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, कैंसिल करो, हो गया। अब आप लोग को यहाँ पर मिल क्या रहा है, ठीक है। अब चूंकि आप लोग डी फाई अगर आप लोग निकालोगे, होल इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई आप लोग अगर निकालोगे तो आप लोग को मिल क्या जाएगा, केवल फाई ही तो मिलेगा, क्योंकि पूरे गोले का जो है फाई ही तो है, इसलिए यहाँ पर बस फाई मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। इसे मिटा देते हैं आप लोग, इसको पहले आप लोग बना लीजिएगा, इससे मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद आप लोग को मिल क्या जाएगा, यहाँ पर जब सब चीज़ जब कट चुका है, यहाँ पर बचा क्या है 1/एप्सिलॉन बचा है, यहाँ पर क्यू बचा है, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हम लोग को मिल जाएगा 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू, मिल गया। कितने इजीली तरीके से आप लोगों ने सॉल्व कर दिया। होल इंटीग्रेशन देख करके डर जाते हो यार तुम लोग, लेकिन इतने इजीली तरीके से हो जाएगा सॉल्व। इससे डरना नहीं चाहिए, सॉल्व करना चाहिए यार, समझना चाहिए, ठीक है। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देख लो पीछे करके, ठीक। वैसे समझ में आ गया होगा, एक बार में आराम से आ जाता है, ठीक। चलो इतना आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। यहाँ पर जो फिगर था उसको भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर बना लीजिएगा, सुंदर तरीके से आप नोट करो, ठीक। यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है आप लोगों को, मिटा करके फिर से लिख देता हूँ, ठीक। डी फाई, ठीक, अब दिख रहा है। चलो नोट करो, तब तक इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक। चलो चलो अब नोट पॉइंट एक करो, हैशटैग डाल करके नोट करो भाई, ठीक। चलो ये एक गोला है, उसके बाद एक और गोला बनाया, फिर एक और बनाया, एक और बनाया, ठीक। चलो ये है फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक। एक और बना लो यार मन है तो, चलो फिफ्थ है ये, ठीक। यहाँ पर आवेश क्या है, क्यू है, यहाँ पर -Q2, यहाँ पर माइनस नहीं है, प्लस है, ठीक है, Q3, यहाँ पर -Q4, ठीक। चलो इतना हो गया। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर अगर फाई अगर हम लोग निकालते हैं गॉस के प्रमेय से, तो φ1 इसके लिए 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू का मान क्या है, क्यू यहाँ पर कोई है ही नहीं, 0 है, ये हम लोग को मिल जाएगा 0, ठीक। क्यू अगर φ2 अगर निकालते हो, φ2 के लिए 1/एप्सिलॉन क्यू, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जाएगा, Q/एप्सिलॉन, ठीक। अब φ3 अगर निकालते हो, φ3 के लिए 1/एप्सिलॉन इंटू यहाँ पर क्या है भाई, Q1 है, ठीक। Q1 है, नीचे क्या है -Q2 है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे Q1 फिर -Q2, ऐसे इसको लिख देंगे, ठीक है। तो मिलेगा क्या हम लोगों को यहाँ पर Q1 -Q2 अपॉन में एप्सिलॉन लिख दिया, ठीक। यहाँ पर φ4 जो है क्या मिल जाएगा 1/एप्सिलॉन इंटू Q1 प्लस Q3, ठीक। यहाँ पर -Q2, ठीक। इतना हो गया। अब यहाँ पर अगर φ5 अगर निकालोगे तो φ5 क्या कैसे निकालोगे, 1/एप्सिलॉन इंटू Q1 प्लस Q3। अब जितना भी माइनस वाला है सब एक तरफ कर दो भाई, ठीक। -Q2 -Q4, ऐसे आप लोग कर सकते हो, हैशटैग डाल करके आराम से लिखो, ठीक। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। चलो
पढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, नाराज तो नहीं हो रहा यार क्वेश्चन से। चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बॉक्स से वैद्युत फ्लक्स जो है गुजरता है वो कितना है, वैद्युत फ्लक्स पाई से लिखते हैं भाई, पाई कितना दिया है हम लोगों को, इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻3, ठीक है, इतना ही ना दिया है, ठीक है। चलो न्यूटन मीटर क्यूब, न्यूटन मीटर स्क्वायर है भाई पर कूलम, ठीक है। चलो ठीक, चलो पूछ क्या रहा है हम लोगों से, इस बॉक्स के भीतर नेट आवेश हम लोग को बताना है, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, पाई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटू फ्लक्स, इसका मान कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इतना है। अब यहाँ पर इंटू कर देंगे, क्या 8 इंटू 10⁻3, ठीक। आ कितना जाएगा 7.28 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा, आ जाएगा माइनस, अगर 12 में से, अगर मान लो 12 में से अगर 3 अगर निकाल दे तो कितना बचता है, बचता है 9। अब चूंकि दशमलव अगर लाओगे इधर तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। चलो इतना आ जाएगा हम लोगों का आंसर कूलम, ठीक। समझ में आया है, इसको जब सॉल्व करोगे तब ये आ जाएगा आंसर। जानते हो कैसे, डायरेक्ट मैंने किया है, क्योंकि आप लोग अगर किसी को समझ में आया है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना, फिर जो आएगा उसमें से एक दशमलव जब इधर लाओगे, लेफ्ट साइड में अगर दशमलव अगर खिसकाते हो तो उस पे से -1 घट जाएगा, जब घट जाएगा तो -8 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चूँकि इस समय ज़्यादा हो गया है और आप लोग ज़्यादा लंबे अगर वीडियो अगर रहते हैं तो आप लोग बोर हो जाते हो, देखना नहीं पसंद करते हो, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो आवेश है उसका कितने प्रकार के होते हैं ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा, लंबाई में या फिर कई तरीके के हैं, सब मैं आप लोगों को बताऊंगा अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर का आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, जब भी आएगा तो उसमें आप लोगों को आगे की चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। चलो और अब बात करते हैं चैनल से संबंधित, ठीक है। 2-3 मिनट, बस 2-3 मिनट चाहिए, ठीक। चलो सबसे पहले अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लाइक करने में कुछ ज़्यादा तो है नहीं आपका, ठीक। अगर अच्छा लगा, अगर आपको इस वीडियो से अगर कुछ सीख पाए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब जहाँ भी कोचिंग क्लासेस में या कहीं भी कॉलेज में कहीं भी आप पढ़ते हो वहाँ पर इस चैनल को सबसे बताइएगा कि एक नया चैनल है, न्यू चैनल है और ऑनलाइन पढ़ाता है भाई, और आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग भी उस चैनल से कनेक्ट होइए, आराम से पढ़िए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो, बाकी सब सही है, ठीक है। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके पहले के जो वीडियो हैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड जितना भी है सब आपको इसके नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं देखें उस वीडियो को तो उसको भी जा करके देख लो आराम से, उसके बाद इसको देखो, क्योंकि अगर उसको अगर नहीं देखोगे तो ये समझ में आने वाला है नहीं, कोई भी नहीं समझा पाएगा आपको, ठीक है। इसलिए सबसे पहले उन वीडियो को देखो फिर इसको देखना, ठीक है। चलो इतना ही कहना था, बाकी तो लॉकडाउन है, आराम से पढ़ो घर पे बैठ करके, जितना भी पढ़ पाते हो पढ़ो, बस खेलने कूदने में मत ध्यान दो, हल्का फुल्का पढ़ा भी करो यार, घर पे अगर 1-2 घंटा अगर पढ़ लेते हो तो कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। खेलो कूदो, ऐसा नहीं है कि खेलना नहीं चाहिए, लेकिन उसके साथ पढ़ाई भी करो, ठीक है। और ऑनलाइन आपके लिए बहुत अच्छा एक साधन बन गया है इस समय, चूँकि लॉकडाउन है इसलिए, और चूँकि इस समय तो लॉकडाउन भी नहीं है, बस कॉलेज आप लोगों के नहीं खुल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑनलाइन आप लोग आराम से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, बस यही चाहिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं, टेक केयर, बाय, ठीक है।